आज पूरे भारत में भारत बंद का जो 14 घंटे का आह्वान किया गया था, वो भारत बंद लगातार देश के कोनों कोनों में भारत बंद की आवाज़ आई। और ये क्या मामला था, क्यों भारत बंद बुलाया गया था, किस वजह से बुलाया गया था और मोदी सरकार का इसमें क्या रोल है, मोदी सरकार इस वक्त उसकी प्रतिक्रिया क्या है, मोदी सरकार वो कौन से काम कर रही है जिससे जनता में आक्रोश बढ़ते जा रहे हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की हालत पे बात कर लेते हैं। तो जिस स्पीड से मोदी जी पिछले 2-2.5 महीने में 4-4 बार पलटी मार चुके हैं, लोग यह कहने लगे हैं कि पलटू राम वाला टाइटस नीतीश कुमार से छीनकर अब कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी को मिल जाए। हालांकि पलटी मारने के कारणों में से एक कारण नीतीश कुमार भी है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से इस बार की सरकार चलाना प्रधानमंत्री के लिए जीवन का सबसे कठिन सरकार होती जा रही है। जो ताड़ के पेड़ की तरह तन करके फैसला करते थे, अब कहीं भी कभी भी किसी भी क्षण कमजोर झड़ी की तरह लटके हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी अपने कारनामों से तो परेशान थे ही। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST आरक्षण को लेकर के जो क्रीमी लेयर लागू करने का फैसला दे दिया, इसने साहब के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। और आज भारत में जो भारत बंद चला, अब लोकसभा चुनाव से पहले ही आरक्षण का जो मुद्दा बीजेपी तथा RSS के लिए घाव बन गया था, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नासूर बनता हुआ नजर आ रहा है। आरक्षण को निपटाने की कथित साजिश जिन लोगों को खुश करने के लिए थी, वो भी नाराज हो गए, और जिनसे आरक्षण छीना जा रहा था वो तो परमानेंटली नाराज होने लगे हैं। अब सवाल यह है कि मोदी जी ऐसी लंगड़ी सरकार को कब तक चला पाएंगे, कितने दिनों तक दो दुश्मनों के बीच बैठकर एक कमरे में बिता पाएंगे। इस वीडियो में इस पर बात करेंगे, और बात करेंगे भारत बंद पर और उन 4-5 मामलों पर जहां मोदी सत्ता देश की जनता के चरणों में लौट गई है। वही सत्ता जो अब तक जनता को अपने जूतों के पैरों के नीचे रौंदा करती थी, जिसने अपने ही देश की जनता को, किसानों को, नौजवानों को गालियां दिलवाई, लाठियां चलवाई, उन्हें देशद्रोही और पाकिस्तानी बुलवाया, वही अब किस कदर बेबस और कमजोर नजर आ रही है। समय समय की बात है, और कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। पूरे मामले पर एकदम आसान भाषा में बात करेंगे। अब सबसे पहले SC आरक्षण के क्रीमी लेयर को लेकर के जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसकी बात कर लेते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने SC आरक्षण के भीतर क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू करने का फैसला दिया। यानी राज्य सरकारें चाहे तो SC आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू कर सकती है। अब इस फैसले को लेकर SC समाज के भीतर तमाम जातियों के लोगों का कहना है कि यह फूट डालो की राजनीति है। लोगों ने यहां तक आरोप लगाया कि यह फैसला भले ही सुप्रीम कोर्ट से आया है, मगर यह विचारधारा बीजेपी और RSS की है, क्योंकि SC समाज कभी भी मजबूती से बीजेपी के साथ नहीं खड़ा हुआ, जबकि ST में समाज में बीजेपी अपनी पकड़ बनाने में सफल रही है। अब चूंकि भाजपा की यह रणनीति रही है कि जहां सफलता नहीं मिलती है वहां तोड़फोड़ मचा दो, वहां की जो पावर है, वहां की जो शक्ति है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दो। इसी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें खूब चल रही हैं, और इसी व्यवस्था के विरोध में आज 14 घंटे का पूरे देश में भारत बंद बुलाया गया था। बिहार में ट्रेनों को रोकने का मामला हुआ, राजधानी पटना में लाठीचार्ज हुआ। बताया जा रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा असर इस भारत बंद का देखने को मिल रहा है। राजस्थान के 16 जिलों में स्कूल वगैरह बंद रहे। कांग्रेस, TMC, सपा, बसपा, RLD, JMM समेत कई दलों ने इस बंद का समर्थन किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के अलर्ट रहा। कई जगहों पर हाईवे जाम करने की खबरें भी आई। आरा और दरभंगा में ट्रेन रोक दी गई। पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में इंटरनेट बंद करना पड़ा। अलवर में रोडवेज की बसें रोकी गई। मध्य प्रदेश में भी कुछ जिलों में स्कूल बंद रखे गए। प्रदर्शनकारियों और दुकानदारों में झड़प की भी खबरें सामने आई। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के भीतर कोटे में कोटा देने का रास्ता साफ कर दिया। इसके बाद यह विवाद शुरू हो गया। दैनिक भास्कर और इसके खबर के अनुसार बिहार के बक्सर में प्रदर्शनकारियों ने जज की गाड़ी रोक दी। पटना में पुलिस को वाटर कैनन चलाना पड़ा। लाठीचार्ज भी हुआ। झारखंड में भी दलित संगठनों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया था। रांची में इसका खासा असर देखने को मिला। कई जगहों पर समर्थकों ने सड़कों को बंद कर दिया। उड़ीसा में भी हल्का फुल्का इसका असर देखने को मिला। राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर में रैली निकाली गई। यूपी के आगरा में जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई। इस बंद का असर कहीं बहुत ज्यादा तो कहीं थोड़ा कम जरूर था, मगर एक बात तो तय है
कि एससी समाज के भीतर जमीनी स्तर तक ये बात पहुंच गई है और ये दुनिया का कोई भी ऐसा समाज जो किसी भी रूप में पीड़ित या प्रताड़ित रहा है, जिसे दबाया गया है, वो हमेशा एकजुट रहने का प्रयास करता है। इस बात को सरकार को समझना चाहिए और ऐसा करना उसकी मजबूरी भी है। क्यों? जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध करने वालों का यह भी मानना है फूट डालने का यह प्रयास किया गया है। तभी तो लोग साफ साफ लिख रहे हैं कि फैसला भले ही सुप्रीम कोर्ट से आया मगर ये बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को सूट करने वाला है। चारों तरफ चर्चा है कि आरएसएस के मूल में यही है कि आरक्षण को समाप्त करना है और पिछले दिनों ऐसे तमाम उदाहरण भी सामने आए जब पूरे देश ने देखा कि कैसे आरक्षण को समाप्त करने का, आरक्षण को बाईपास करने की कोशिश लगातार मोदी सत्ता और डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं। हमने देखा कि किस तरीके से लेटरल एंट्री यानी बिना आईएएस की परीक्षा दिए कथित रूप से सेठों के एजेंटों और आरएसएस के लोगों को मंत्रालयों में बिठाने का प्रयास किया गया। बहुत सालों तक बिठाया भी गया लगातार। इससे पहले मोदी सत्ता लगातार साल 2018 से यह काम करती आई मगर अब तक पूर्ण बहुमत था, इसलिए झुकना नहीं पड़ा, कोई दबाव नहीं था। परंतु इस बार पौपा की पोंपे हो गई, कहानी उल्टी पड़ गई। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने लेटरल एंट्री के मामले को आरक्षण से जोड़ दिया। अखिलेश यादव ने तो 2 अक्टूबर से आंदोलन करने की धमकी भी दे डाली। आरोप लगा कि डायरेक्ट आईएएस बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है ताकि आरक्षण न देना पड़े, एससी एसटी ओबीसी के लोग बाहर ही रहें, क्योंकि परीक्षा होगी तो वो भी चुनकर आएंगे, उनको भी कुर्सी मिल जाएगी। इसलिए परीक्षा ही खत्म कर दो, डायरेक्ट कुर्सी पर बिठाओ। इसके बाद 2-3 दिनों तक लगातार पूरे देश में इस मामले पर चर्चा शुरू हुई तथा मोदी जी पलटी मार गए। पलटी मारते हुए 2 पन्नों का लेटर सामने आया जिसमें बार बार संविधान को याद करते हुए देखे जा सकते हैं, समता की बात कर रहे हैं, सबके अधिकारों की बात कर रहे हैं। जबकि सवाल यह है कि जब लेटरल एंट्री साल 2018 से ही चला रहे थे तो आपको संविधान याद क्यों नहीं आया? क्या इसलिए याद नहीं आया कि आपके पास 303 सांसद थे? अब साहब तो पलटी मार गए। मगर टेंशन की बात यह है कि भक्तों के लिए मुसीबत हो गई। 2 दिन पहले जो भक्त लेटरल एंट्री के फायदे गिना रहे थे, साहब की पलटी मारते उन्हें लेटरल एंट्री को रद्द करने के फायदे गिनाने पड़ रहे हैं। यही कारण है कि इनमें बहुत बेचैनी है, बहुत परेशानी है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करे तो क्या करे। ये ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं और सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं कि बहुत जल्द फलाने 370 में जो संशोधन किए थे उसको भी वापस कर देंगे और अपने जम्मू कश्मीर को पुरानी स्थिति में ला देंगे। इधर एससी एसटी और ओबीसी समाज के भीतर इस बात को लेकर गुस्सा और बढ़ गया कि ये लोग तो पीछे से आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। अभी गठबंधन के दबाव में भले ही फैसला वापस ले लिया गया है, लेकिन यदि ये लोग बहुमत में होते तो पिछड़ा समाज, एससी एसटी समाज, आदिवासियों का हक मारा जाता और इसे कोई नहीं रोक सकता था। पिछले दिनों हमने देखा कि वक्फ बोर्ड के मामले में कितने दिनों तक गोदी मीडिया को लगाकर हल्ला मचाया गया कि ये संपत्ति, वो संपत्ति, आईटी सेल, व्हाट्सएप में वक्फ बोर्ड का मामला भी लटक गया और उन लोगों ने लटका दिया। किन लोगों ने लटका दिया? यही जिन्हें आपने चुनकर भेजा है, जो अब तक पिछले 10 सालों तक मोदी सत्ता के साथ खड़े होते थे। इसी तरह से आपने देखा कि सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टिंग बिल जैसी चीजों को तैयार की गई ताकि किसी को भी किसी भी मामले में लपेट दिया जाए, जबान बंद करवा दिया जाए, बोलने की आजादी छीन लिया जाए, सवाल न करने दिया जाए। विपक्ष ने जब इसका विरोध किया तो चौतरफा हल्ला हुआ और हल्ला भी हुआ तो यह भी लटक गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल को लेकर के यानी देश के मिडिल क्लास को बड़ा झटका देने की तैयारी साहब कर चुके थे, ऐलान भी कर चुके थे। विपक्ष ने जब इसका विरोध किया तो इसे भी रोकना पड़ा। यानी कुल मिलाकर अब तक 70 दिन सरकार को हुए और विश्व गुरु टाइप के पौपा लोग 4-4 बार पलटी मार चुके हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही लोग हैं जो 750 किसानों की मौत पर भी नहीं पलटे जब तक कि यूपी के विधानसभा का चुनाव नहीं आ गया। जिद पर अड़े रहे। चुनाव करीब आने पर तपस्या में कमी नजर आई और 3 कृषि कानून को वापस ले लिया। हालांकि चर्चा यह भी है कि अभी ओबीसी आरक्षण को लेकर के, एससी एसटी आरक्षण को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, इससे लेकर भी यह लोग टेंशन में है। इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों का चुनाव है और फिर से कुर्सी ही लटकी पड़ी है, इसलिए पलटी मारनी पड़ रही है। और लोग यह भी कहने लगे हैं कि कोई भरोसा नहीं है, जैसे ही 5 राज्यों का चुनाव बीत जाएंगे फिर से ये लेटरल एंट्री आ सकती है, फिर से वक्फ बोर्ड ढूंढा जाएगा, फिर से ब्रॉडकास्टिंग बिल लाने की तैयारी हो सकती है। क्योंकि पिछले सालों में यह इतिहास रहा है कि करीब 18,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। अब सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जिन नए लोगों को नौकरी मिलेगी उनके लिए तो अच्छी बात है, अच्छा है, मिलनी चाहिए, उनका हक है, उनका अधिकार है, उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया है। मगर जिनकी नौकरी छीनी जाएगी उसका जिम्मेदार कौन है? उनकी जिंदगी में जो तबाही आने वाली है, जो बर्बादी आने वाली है, उसकी सजा किसको मिलनी चाहिए?